नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जनवाणी में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। जनवाणी का यह मंच सज चुका है धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। छत्तीसगढ़ का इतिहास युगों युग पुराना है। सीधे प्रभु श्री राम से इस छत्तीसगढ़ का नाता है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम का ननिहाल कौशल प्रदेश का ही हिस्सा था छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ एक तरह से प्रभु श्री राम का ननिहाल है। तो ये तो हुई त्रेता युग की बात, लेकिन जब हम आधुनिक इतिहास की बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो हम बताना बहुत ज़रूरी है कि 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और तब से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में पूरे 4 आम चुनाव हो चुके हैं। और इन 4 आम चुनावों के नतीजे में बताऊं, उसके पहले बताना चाहता हूं कि 3 चरणों में 2024 का 5वां आम चुनाव छत्तीसगढ़ के इतिहास के मुताबिक होने वाला है। और अगर हम इतिहास की बात करें तो पिछले 4 आम चुनाव को देखकर, आंकड़े देखकर तो यही लगता है कि जो छत्तीसगढ़ है वो बेसिकली बुनियादी तौर पर बीजेपी का गढ़ नजर आता है। हम 2004 के पहले आम चुनाव की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 10 पर बीजेपी जीती। 2009 में 2004 की तरह ही 2009 में पूरे भारत में बीजेपी हारी, लेकिन छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जीतने का आंकड़ा, 11 में से 10 सीटें जीतने का आंकड़ा बीजेपी का बरकरार रहा। 2014 में पूरे देश में मोदी की लहर थी, छत्तीसगढ़ में भी वही नजर आया, 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीती। 2019 में कांग्रेस का आंकड़े में थोड़ा सा सुधार हुआ, बीजेपी के हिस्से में 9 सीटें आई और कांग्रेस जो है वो सिर्फ 2 ही सीटें पा पाई। क्या छत्तीसगढ़ का इतिहास बदल पाएगा? क्या इस बार भी छत्तीसगढ़ में एक तरफा ही मुकाबला है, या कांग्रेस बीजेपी के इस गढ़ में बीजेपी को कड़ी चुनौती दे पा रही है? छत्तीसगढ़ के राजनीतिक मुद्दे क्या हैं? छत्तीसगढ़ के आम जनता के मुद्दे क्या हैं? आज हम इस सब विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दर्शक हैं जो जन की वाणी है, जो सवाल पूछेंगे हमारे मेहमानों के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमानों का खास पैनल। मेरे साथ मौजूद हैं अनुराग अग्रवाल, जो बीजेपी के बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। मैं चाहूँगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से आप इनका स्वागत करें। वहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के जगत में जाना पहचाना नाम है रवि बोही, कोई बहुत बड़े परिचय के मोहताज नहीं है। तालियों की गड़गड़ाहट से मैं इनका स्वागत करना चाहूँगा। अनुराग जी, सत्ता में आपकी पार्टी है, केंद्र में भी और छत्तीसगढ़ में भी अब 3 महीने हो चुके हैं, 100 दिन तो कम से कम आप शासन कर ही चुके हैं, और आपके सीएम ये कहते हैं कि इस बार हम 11 में से 11 सीटें जीतेंगे। इस आत्मविश्वास की वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात ना करें, पूरे देश में जिस प्रकार से मोदी की लहर चल रही है और पिछले 10 वर्षों में देश एक जिस मुकाम पर पहुंचा है, जैसा विश्वास जनता का मोदी जी से और मोदी जी का जनता से है, और पिछले 3 महीनों में जब से कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने मोदी की गारंटी को पूरा करना कार्य प्रारंभ कर दिया है। एक बात आप समझिएगा जी, जिनके जो सपने देखते हैं उनके तो सपने पूरे होते हैं, लेकिन जो सपने देखने की हिम्मत भी न जुटा पाते थे, उनके सपने पूरे करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री आवास उन लोगों को मिला जिन्होंने जिंदगी में आवास का सपना तक नहीं देखा था। क्या ये बात आम लोगों को सीधा मोदी जी से नहीं जुड़ता है? क्या कल्पना किए थे कि घर तक साफ पानी पहुंचेगा? जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक साफ पानी पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जब एक आम गरीब आदमी बीमार पड़ता है तो एक तरफ उसकी आय खत्म हो जाती है, दूसरी तरफ उसका जाना चालू रहता है, खर्चे चालू रहते हैं, आर्थिक रूप से आदमी बीमार हो जाता है। शायद समय काल परिस्थिति और डॉक्टरों से इलाज से वो स्वस्थ तो हो जाए, लेकिन आर्थिक जो बीमारी है जिंदगी भर उनके साथ घून की तरह चलती है, उसको उस बीमारी से निजात दिलाने का अगर काम किया है तो आयुष्मान भारत योजना लाकर मोदी जी ने किया है। घर के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने किया है। और अगर आपका वीर जवान अभिनंदन उसके कब्जे में आता है तो दहशत के कारण दूसरे दिन उस अभिनंदन को आपको ला के सोचता है, तो यह मोदी जी की ताकत का परिणाम है। ऐसे मोदी जी के साथ देश की जनता कैसे नहीं जुड़ेगी? ऐसे मोदी जी के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को कैसा विश्वास नहीं होगा? ये एक ऐसा अखंड विश्वास है जो हमें बताता है, हम इस विश्वास के साथ कहते हैं कि जनता हमारे साथ रहेगी। 11 की 11 लोकसभा की सीटों पर कमल खिलाकर हम 11 सीट को विजयी बनाएंगे निश्चय। अनुराग जी, आपने इतनी बातें की और सारे कार्य गिना दिया, आपने मोदी की विदेश नीति की भी बात कर ली, विकास की भी बात कर ली, छत्तीसगढ़ में जो विकास 100 दिन में किया उसकी भी आपने एक हल्की सी चर्चा कर ली। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर इतना ही सब कुछ बेहतर था बीजेपी के लिए,
तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपको 7 सिटिंग जो सांसद थे उनके टिकट काटने पड़े? मतलब कहीं ना कहीं तो डर था ना। देखिए कि आप लोग चाहते हैं कि नए लोगों को मौका ना मिले, हम तो बात करते हैं ना। कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि नॉन परफॉर्मिंग आपके सांसद थे इसलिए वो टिकट काटे साथ। साहब तो कब तक मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगेंगे? मैं भी कह रहा हूँ साहब, कांग्रेस सब सिर्फ आरोप लगाने का काम ही बचा है और कुछ काम तो रहा नहीं। 2 बार तो देश उसको विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा। वो तो मोदी जी ने भलमन साथ देकर विपक्ष के लायक उनको नेता प्रतिपक्ष का पद दे दिया। और आपके सांसद में रेणुका सिंह जी विधायक हैं। तो मैं कह रहा हूं कि सबको भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ काम देती है। और ये भी जब विधायक, ये भी जब सांसद बने थे तो पिछले समय भी पूरी सीटें काट दी गई थी, पूरे नए लोगों को मौका दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी में मैं कहता हूं बार बार, हमारे यहाँ 2 बार आपके यहाँ इतने परिवर्तन हुए, 2019 में भी चेहरे बदले, 2024 में भी चेहरे बदले, तो ऐसे नेताओं को क्यों नहीं आप टिकट देते जो परफॉर्मिंग हो, जिनके टिकट ना बदलने पड़े? मैं तो कह रहा हूँ ना साहब कि यहाँ तो कैडर काम सकता है, यहाँ व्यक्ति नहीं व्यवस्था महत्वपूर्ण है। व्यवस्था यह है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय दीनदयाल जी के एकात्म मानव और अंत्योदय के सिद्धांत पर चलती है। आखिरी व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये कार्य जो करता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। ये जो कार्य करता है वो मोदी जी का कार्यकर्ता होता है। फिर व्यक्ति नहीं, चेहरा कोई भी हो, काम तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और कमल फूल का नाम लेकर चलता है। ठीक। धनंजय जी, आपने सुना है बीजेपी ने अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बात करी। कल मेरी बीजेपी के एक नेता से बात हो रही थी, छत्तीसगढ़ के वो नेता हैं, और उन्होंने मजाक में ये बात कही मुझसे कि इस बार चुनाव में मज़ा नहीं आ रहा। मैंने क्यों मज़ा नहीं आ रहा? तो बोले इस बार तो कांग्रेस मैदान में ही नहीं है, कार्यकर्ताओं में उनके जोश ही नहीं है। और मैं भी अभी कुछ छत्तीसगढ़ के इलाकों में घूमा तो मुझे भी ये नज़र आया कि वो जो जोश कांग्रेस के अंदर था, जो 2018 के विधानसभा चुनावों में दिखाई दिया था, वो कहीं ना कहीं नदारत है। सीट पहले डिक्लेयर नहीं करी कांग्रेस ने, अब कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए श्रीवास्तव जी, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश नहीं दिखता, कांग्रेस नहीं दिखती, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को अपने छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी को बदलने की आवश्यकता पड़ती। आपने खुद जिक्र किया कि 2019 में सारे प्रत्याशी इन्होंने बदल दिया, अभी 24 में प्रत्याशी इन्होंने बदल दिया। इस बार जनता केंद्र में भी चेहरा बदल देगी। 19 में ये खुद अपने चेहरा बदले और 24 में भी चेहरा इन्होंने खुद बदल दिया, और इस बार अब जनता की बारी है, वो इस बार केंद्र में चेहरा बदल देंगे। और कांग्रेस पार्टी अगर छत्तीसगढ़ में नहीं दिखती तो मुझे नहीं लगता कि श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार छत्तीसगढ़ आना पड़ता, अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ आना पड़ता। तो जनता को पता है कौन दिख रहा है और कौन नहीं दिख रहा है, ये जनता तय कर देगी। पर इतना भी पता है कि जनता को 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके लिए क्या काम किया है, ये जनता को नहीं दिख रहा है। अब देखिए धनंजय जी, बात आपने कही कि मोदी जी के दौरों की बात की, अमित शाह जी के दौरों की बात की, योगी जी की बात करी। उनके पास नेता हैं, वो चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं। अब आपके राहुल गांधी जी के पास समय नहीं है छत्तीसगढ़ आने का बार बार, तो इसमें बीजेपी का तो दोष नहीं हो जाता ना? पता नहीं आपके पास जानकारी है कि नहीं है, अभी बस्तर में राहुल जी आए थे। उसके बाद अभी तो आए थे, ये फर्स्ट उसके बाद कितने और फर्स्ट फेज में तो आए ना, उसके बाद विधानसभा चुनाव में आए थे। यही वो राहुल गांधी जी हैं जो सदन हो या सड़क हो, इस देश की जनता की आवाज उठाते हैं कि किसानों को कानून की गारंटी मिलनी चाहिए, एमएसपी की। यही वो राहुल गांधी जी हैं जो इस देश के युवाओं के रोजगार की बात उठाते हैं। यही वो राहुल गांधी जी है जो महंगाई की बात उठाते हैं। और यही वो राहुल गांधी जी है जो इस देश के प्रधानमंत्री जी को आगाह कर रहे थे कि आपको तैयारी करनी चाहिए, विश्व में एक ऐसा बीमारी आ रहा है जिससे हमको इस देश को सुरक्षित रखना है। तब नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी, उनके संगठन के लोगों ने क्या कहा था राहुल जी के लिए, और ये नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम कर रहे थे, और 2 साल तक देश में ताला लग गया था। तो ये वो राहुल जी हैं, जो कहते हैं वो होता है। राहुल जी भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन वो चीजों को समझते हैं। आप उनकी बातों को नजरअंदाज करने के लिए कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन राहुल जी ही देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और राहुल जी इस देश के नेतृत्व भी कर रहे कहूंगा मैं। और आने वाले समय में भी मुझे इस बात को कहने में कोई गिरेज नहीं है, जिस प्रकार से इस देश में माहौल है, इस देश का नेतृत्व कांग्रेस और इंडिया गठबंधन करेगा। आपने राहुल जी की बड़ी तारीफ करी, उनके संघर्ष की बात की, सड़कों पर वो उतरते हैं, धरना प्रदर्शन भी किया, असम में तो मंदिर के बाहर बैठ गए थे। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे कुछ सीखते नहीं अपने नेता से? मैं आपको बहुत पुराना एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कल रात का ही दूंगा, कल का ही एग्जाम्पल दूंगा। छत्तीसगढ़ में एक रेस्टोरेंट के अंदर हादसा होता है, रायपुर में हादसा होता है, 2 लोग सफाई कर्मी जो सफाई करने गटर की गए थे वो मारे जाते हैं। उसके बाद धरना प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी के विधायक सड़क पर बैठते हैं, कांग्रेस नदारत दिखती है। ये मैं इस राज्य में आकर महसूस कर रहा हूं कि आपके कार्यकर्ता शायद राहुल जी से प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं। धनंजय जी,
इसको मैं शायद सरकार की कामयाबी कहूं या असफलता कहूं कि एक हादसा हो जाता है, उसके बाद सत्ताधारी दल के विधायक को जाके धरना देना पड़ता है, तब पुलिस कार्रवाई करती है। पता नहीं आप इसको तारीफ करें, मैं तो कहता हूँ हादसा हुआ उसके पास बिना किसी आंदोलन के, वो उन्होंने बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी उपद्रव के कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर सत्ताधारी दल के विधायक को आंदोलन करना पड़ सकता है तो आप समझ सकते, करना चाहिए था। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, मैं तो कहता हूँ किसी को नहीं आना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है, किसी के साथ दुर्घटना होता है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी प्रशासन की होती है उसको FIR दर्ज कराने की। अगर शायद सरकार में अपने विधायक को धरना देना पड़ रहा है तो मान सकते हैं कि इस प्रदेश में कैसी लचर कानून व्यवस्था है। पुलिस किसी के साथ काम नहीं करी है। पहली बात, कल कवर्धा गए थे गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी, कवर्धा में उनका जो हेलीकॉप्टर था जो उपयुक्त स्थान पर उतरना था, शायद वहां नहीं उतर पाया। उसके बाद वो मोटरसाइकिल से गए तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आपके सुरक्षा दस्ता कहाँ है, क्या कहते हैं आपको पता है गृह मंत्री जी, मुझे कवर्धा में सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं कवर्धा में सुरक्षित हूं। इस बयान से क्या निकलता है कि क्या कवर्धा के बाहर सारे जिला सुरक्षित है? कवर्धा के बाहर गृह मंत्री जी को दूसरे जिले जाने में डर लगता है, भय महसूस होता है, सुरक्षा की जरूरत पड़ती है? तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगा। एक और सिटिंग MLA जो सत्ताधारी दल है वो धरना दे रहे FIR के लिए, दूसरी ओर गृह मंत्री कहते हैं सिर्फ कवर्धा में सुरक्षित हूं। तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था क्या है। मैं तो कहता हूं पूरे देश में हर किसी को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, फैसला देने के लिए न्यायालय है। क्यों आंदोलन करना पड़ा, ये तारीफ की बात नहीं है, ये सरकार की विफलता है। ये अनुराग जी, मैं एक बात कहता हूं कि शायद मेरे बहुत अच्छे मित्र को ये नहीं मालूम है कि भी आचार संहिता लगी है, और अगर हम कल घोषणा कर देते तो यही चिल्लाते कि देख रहे हो बांट रहे हैं, आचार संहिता लगी है, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, आचार से आपके सरकार नहीं समझ रही। और मुझे लगता है अगर यही दायित्व का निर्वहन आप अभी 5 साल कर लिए रहते तो 5 साल पहले प्रचंड बहुमत से जुड़ी हुई कांग्रेस की सरकार को विपक्ष में इसे बेस्तरफ के बेगाबरू होकर नहीं जाना पड़ता। इस छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे को लूट लूट के आप लगातार अपने आकाओं का घर भरते रहे। कोल में अवैध आय का जरिया आपने बनाया। ऐसा कौन सा जेब है जिसको आपने पैसे के लिए छोड़ा हो? आपके जब मुख्यमंत्री सचिवालय तक बात पहुंच गई तो अपने अधिकारियों को जांच कराने के बजाय उसके पक्ष में आप जाके खड़े हो जाते हैं। 2 IAS जेल पे हैं, शायद मेरे ख्याल से 15 महीने से ऊपर हो गई, जमानत नहीं मिली है। आपके मुख्यमंत्री के ऊपर FIR है। कानून व्यवस्था की तो ये हालत थी कि नक्सली कहते थे हमारी सरकार है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 30 दिन के अंदर 84 नक्सलियों को उनके घर में घुस कर मारा गया है, उनको उनकी हैसियत दिखाई गई है, उनको बताया गया है कि अगर देश में रहना है तो देश के लोकतंत्र का पालन करना पड़ेगा, बंदूक की गोली से लोकतंत्र नहीं निकलेगा। लोकतंत्र का पालन करिए, आपको लोकतंत्र का पालन करना सिखा दिया जाएगा। शायद ये देश के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि पहले दौर का पूरा चुनाव हो गया और एक भी नक्सली हिंसा नहीं हुई। ये किसके कार्यकाल में हुआ? ये माननीय विष्णुदेव साय जी के कार्यकाल में हुआ। साहब, अगर आप प्रदेश का पैसा बचा देते, प्रदेश का पैसा अगर प्रदेश की जनता के लिए लगाते तो शायद ये हस्र नहीं होता। ये जरा सीख अपने भूपेश बघेल को दे देना था, ये सीख अपने मोहम्मद अकबर जी को दे देना था। उसी कवर्धा में मोहम्मद अकबर जी 300 गाड़ियों का काफिला लेके गए। कितना दुर्भाग्यजनक बात है कि राज्य बनने के बाद 14 साल जो छत्तीसगढ़ शांति की धरा कहलाती थी, वहां पे धर्म के नाम पे दंगे हुए, धर्म के नाम पे कर्फ्यू लगा। उसी के बाजू बीरनपुर में एक व्यक्ति को वर्ग विशेष का आदमी हत्या कर देते हैं। वो व्यक्ति न्याय के लिए अपने उसी क्षेत्र के विधायक जो मंत्री उसके पास जाते हैं, उस समय का तात्कालिक गृह मंत्री उसके बाजू क्षेत्र में रहते हैं, वो देखने तक नहीं जाते हैं। और इस प्रदेश की जनता ने बताया है कि कैसे गरीब आदमी की हाय से सरकार निपट जाती है। जिस व्यक्ति की हत्या होती है उसके पिताजी, जिसके पास घर का खाने का पैसा नहीं था, वो अपने 10 लाख रुपए ठुकराता है, उसको अपनी बेटे की सरकारी नौकरी ठुकराता है, और वो जाके जब सदन में बैठता है विधायक बनकर तो अपने बेटे के न्याय के लिए CBI जांच की मांग करता है। और भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की सरकार जी CBI जांच की मांग स्वीकार करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साहब, जवाब दूं मैं? बिल्कुल। मैं के सवाल मैं एक आपसे पूछना चाहूंगा, जो मुद्दा उठाया, इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। धनंजय जी, नक्सलवाद की जो बात की, जब मैं भी कुछ दिनों, अभी 2-3 दिन पहले बस्तर में था और मैं बहुत इंटीरियर तक बस्तर में गया और मैंने वहाँ पर जो लोगों से बात की, और मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात बता रहा हूँ, जो मेरी बातचीत हुई, लोगों का ये कहना था जो पिछली सरकार थी, यानी भूपेश बघेल की सरकार थी, यानी कांग्रेस की जो सरकार थी, वो उसका रवैया जो था वो नक्सलवाद के प्रति, नक्सलियों को कुचलने के प्रति नरम था। और हम जब देख रहे हैं कि जब 29 नक्सलियों का इनकाउंटर होता है, उसके बाद जो भूपेश बघेल का बयान आता है, सुप्रिया श्रीनेत आकर रायपुर में नक्सलियों को शहीद बताती हैं, तो आपको लगता नहीं इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर नक्सल मामले हम बात कर रहे हैं जी,
तो सारे सरकारों को छोड़कर ना हमें उन जो सिपाही हमारे जवान जो शहीद हुए हैं ना नक्सली मुठभेड़ में, उनके कामों को हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप शाह जी की तारीफ कीजिए, नरेंद्र मोदी तारीफ कीजिए, आप कह रहे हैं कि 3 महीने में नक्सलवाद पे हमला हुआ है, 3 महीने में नक्सले पे, तो मतलब इसके पहले जो हमारे जवान जो शहीद हुए थे, क्या उनको आप नकार देंगे? ये भारतीय जनता पार्टी उन शहीद परिवारों का अपमान कर रही है। हमारे वो जवान जो नक्सलियों को गोली मार रहे थे, मुठभेड़ में जो जिनकी शहादत हुई है, ये उनका अपमान कर रहे हैं। अरे आप एक व्यक्ति के तारीफ के लिए हमारे सेना, सिपाही और पुलिस के कामों को हम नकार देंगे? कांग्रेस पे आरोप लगाने के लिए आप उनके कामों को नकार देंगे? मैं इसी प्रदेश की बात करता हूँ, इसी प्रदेश की। जब राज्य निर्माण हुआ तो दक्षिण बस्तर के 2 विकासखंड में नक्सलवाद था। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 जिले नक्सल प्रभावित हो गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला कवर्धा, वो भी नक्सल प्रभाव की चपेट में आ गया। किसकी सरकार थी 15 साल तक? इन 15 सालों में बस्तर के आदिवासी हो चाहे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद किया था। हमारी सरकार में आयोग बनता है, आयोग उसको बाहर करता है। दूसरी बात मेरा सवाल जो था उससे बच रहे हैं। मेरा सवाल जो भूपेश बघेल जी का बयान है, उसी पे आ रहा हूँ, सुप्रिया जी का बयान है, ठीक है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ, बीते 5 वर्ष में मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, नक्सल क्षेत्र में जाते थे, कैंप करते थे, जनता संवाद स्थापित करते थे। और जब हमने विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पे काम किया ना, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका गृह मंत्रालय कहता है कि छत्तीसगढ़ में बीते 5 वर्ष में नक्सली घटनाओं में 80% की कमी आई है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कांग्रेसी हूं, ठीक है, गृह मंत्री जी का विभाग तो कांग्रेसी नहीं है। और कोंडागांव जिला जो अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय उसको अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो आप नक्सलवाद पे हमला कीजिए, नक्सलवाद पे बात करिए, पर अपनी सरकार के नाकामी या कांग्रेस पे आरोप लगाए हमारे सिपाहियों का नक्सलवाद से निपटने को लेकर आपने दोनों ने अपनी अपनी बात की। रवि जी को मैंने बहुत इंतजार करवा लिया है। रवि जी, आपने पूरी बात सुनी, बहुत सारे विषय हैं आपसे चर्चा करने के लिए, लेकिन अभी हम नक्सलवाद को लेकर बात करें, क्योंकि आप लंबे समय से इस राज्य में पत्रकारिता कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो कार्यशैली है नक्सलियों से निपटने की, वो बीजेपी की और कांग्रेस की कितनी अलग है? क्योंकि एक पक्ष ये कहता है कि भूपेश बघेल जो थे वो नक्सलियों के प्रति नरम रवैया अपनाते थे। बीजेपी वाले कहते हैं कि देखिए हमने 29 नक्सलियों को जो ढेर कर दिया है, हमारी नीति गोली के बदले गोली की है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए प्रखर जी, नीति अलग अलग होती है हर सरकार की। कांग्रेस की नीति अलग रही है और कांग्रेस एक साफ तरीके से उनसे निपटना चाहती थी। और उनसे बातचीत का, जब भूपेश बघेल सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था, पहले दिन ही कहा था, हम नक्सलियों से बात करेंगे और बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने नक्सलियों को न्योता भी दिया, उन्होंने कहा आइए हम आपके साथ बात करते हैं। और इस सरकार के आने के बाद भी गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि हम नक्सलियों से खुले में बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से नक्सलियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधानसभा चुनाव के पहले या लोकसभा के चुनाव, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हुई, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगा और इस सरकार ने एग्रेसिव कदम उठाए। पहली बार हुआ है कि 29 नक्सली मारे गए। इसके पहले हम सुनते थे कि जवान शहीद, हम जवानों का अपमान नहीं करते, जवान लड़ते हैं। पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ में बहुत फोर्स आई और अंदर तक जो इंटीरियर जहाँ पे नक्सलियों के काफ़ी प्रभाव था, चाहे भूजमाड़ हो चाहे दंतेवाड़ा का इंटीरियर इलाका हो, वहाँ घुसे। और भूपेश बघेल की सरकार में भी नक्सलियों ने आंदोलन किया था और कई जगह किया था और वहाँ पे कार्रवाई करने की कोशिश की गई। लेकिन पहली बार इस सरकार में 29 जो शहीद हुए हैं, जिसकी पुष्टि नक्सली नेता भी करने लगे हैं, तो ये बड़ा अचीवमेंट मानते हैं कि इससे नक्सलियों का मनोबल निश्चित तौर से गिरेगा और फोर्स की जो मनोबल होगी वो बढ़ेगी। ठीक है अनुराग जी, जो बात धनंजय जी ने कही, रवि जी ने कही, अलग अलग कार्यशैली होती है। अमित शाह जी जब आते हैं छत्तीसगढ़ में तो वो ये कहते हैं कि हम अगले 3 साल में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। धनंजय जी ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई, उन्होंने कहा कि लंबे समय तक, जब से छत्तीसगढ़ बना है, लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही, तो ऐसा क्या हुआ कि आज 2024 में भी आकर हमें अगले 3 साल बाद की बात करना पड़ रही है? लेकिन आप लोग जब दावा करते तब कहते कि हमने 29 मार दिए, इतने सरेंडर हो गए। तो एक लंबा समय इस समस्या से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार को मिला था, जो धनंजय जी कह रहे हैं। देखिए एक बात बताता हूँ, अगर इस नक्सलवाद के इतिहास में जाएंगे तो आपको मालूम है, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि जब देश में नक्सलवाद पनपा तब कांग्रेस की सरकार थी। जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पहुंचा उस समय
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो प्रथम 3 वर्ष में नक्सल नीति तक नहीं बनी थी कि नक्सल के मामले में करना क्या है, और प्रथम 3 वर्ष इनकी सरकार थी। और वो प्रथम वर्ष 3 साल का जो कांग्रेस का सरकार था, वो सरकार भी आंतरिक कलह में ही रहा जैसे इस 5 साल में रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नक्सलवाद पे कार्य करना प्रारंभ हुआ। लेकिन लंबा समय मिला। कहता हूं साहब, तो जब बीमारी लंबी हो, सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री रहे। निसंदेह साहब, जब बीमारी लंबी हो, बीमारी गहरी हो, बीमारी आपके अंतरसा तक घुसी हो, देश के आंतरिक सुरक्षा का जब सबसे बड़ा मामला हो, तो लगता है बीमारी में को ठीक करने का समय। लेकिन जब बीमारी ठीक होने की ओर अग्रसर हो रही है, बीमार व्यक्ति ठीक हो रहा है, उस समय अचानक आप उसका इलाज बंद कर देते हैं और उस बीमारी के सपोर्ट में करते हैं, तो वही हाल होता है जो अभी हुआ 5 साल में। मैं कह रहा हूं ना, जो आप कहते हैं कि भाई हमने पहली बार ऐसा हुआ होगा जब प्रशासन ने दावा किया कि इस 2 महीने के अंदर 50 नक्सली मर गए। कांग्रेस कहती थी फर्जी मुठभेड़ है। 8 अप्रैल को नक्सलवाद की सेंट्रल कमेटी पत्र जारी करके कहती है कि हमारे 50 आदमी खत्म हो गए। जवान के हौसलों से 29 नक्सलियों को, वर्दीधारी 29 नक्सलियों को उनकी मान में घुसकर मारा जाता है। आप अचानक बयान देने लगते हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ है। फिर जैसे बात पलटती दिखी तो सेकंड डे कहने लगते हैं कि नहीं मैंने कहा था तब तक प्रेस वार्ता जब मैंने किया तब ये घटना नहीं हुई थी। फिर नक्सली पत्र जारी करके कहते हैं कि हमारे 29 लोग मारे गए। मैं एक बार फिर कहता हूं, ये जो नक्सलवाद है वो 2 तरफा लड़ाई से ही हो सकती है। एक तरफ तो आपको बंदूक के जवाब बंदूक से देना पड़ेगा, दूसरा ग्राउंड पे जाके विकास करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही नियत नीलानार नाम का योजना चालू की है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है हमारा अच्छा गांव। आप आश्चर्य करेंगे साहब, आजादी के 70 साल बाद तक भी उन क्षेत्रों का राजस्व सर्वे नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों में राशन दुकानें नहीं है, उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, उस क्षेत्र में बिजली नहीं है, उस क्षेत्र में पानी नहीं है। क्या उनका हक नहीं है? ये हक हम देंगे। जो हम सुरक्षा कैंप कहते थे, थोड़ा सा विकास श्रीवास्तव साहब, जो सुरक्षा कैंप कहते थे, अब हम उसको सुधार कैंप कहने लगे हैं। उस कैंप के माध्यम से हम वहां पे सारी सुविधाएं ला रहे हैं। उस 5 किलोमीटर के एरिया में हम राशन दुकान ला रहे हैं। ये विष्णुदेव साय की सरकार, माननीय विजय शर्मा जी का हिम्मत और केंद्र नेतृत्व, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है। छत्तीसगढ़ के अंदर से नक्सलवाद खत्म होगा, निसंदेह खत्म होगा, और साथ ही वहां पे विकास भी पहुंचेगा। और साथ ही हम एक बात, आखिरी बात कहता हूं, फिर अपने बात आइएगा। जिस दिन हमने 29 नक्सली मारा, उस दिन हमारे गृह मंत्री आकर कहते हैं मैं आज भी बात करने के लिए तैयार हूं। आपको भय लगता है तो टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, वीडियो कॉल से बात करिए। नक्सलियों को ऑफर किया उन्होंने। आपको भय लगता है, फोन से बात करिए, अकेले बात करिए, 2 लोग बात करिए, समूह में बात करिए साहब। आप चाहते क्या हैं? आपने आंदोलन चालू किया, वहां पे विकास नहीं हो रहा है, हम विकास दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं आपको आके बताना पड़ेगा। मुझे लगता है इतना सकारात्मक पहल और इतना सकारात्मक वातावरण है, दोनों को साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए, राजनीति से परे हो जाना चाहिए, तो देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने अपनी बात कह ली है, बीच में कुछ हम दर्शकों के जो सवाल हैं वो ले ले। कांग्रेस सरकार ने बोला है कि उनकी सरकार आने पर सालाना महिलाओं को 1 लाख दिया जाएगा, तो ये कैसे होगा और इसका प्रोसेस क्या होगा? महिलाओं की चिंता कांग्रेस पार्टी ने की है, और जब हम इस योजना की बात करते हैं, हम तो इस तार पर जाना होगा कि हम इस देश के जो महिला हैं, खासकर गृहिणी, जिनके हाथ से बीते 5 वर्ष में रोजगार भी छीना गया कामकाजी महिलाओं से, महंगाई से वही महिलाएं पीड़ित है, चाहे दूध हो, चाहे स्वास्थ्य की अन्य सुविधाएं सारे महंगी हो चुकी है। हम एक प्लान करते हैं कि हम इस प्रदेश के महिला जो गरीब से है उनको कैसे इसमें राहत दे सकते हैं। हमने प्लान किया कि 1 लाख रुपए हम गरीब महिलाओं को देंगे, सीधे खाते में देंगे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, समस्याओं से बाहर हो जाए। और इसके लिए बहुत अच्छा प्लान हमने किया है। और भारत माता की धरती, मैं आपसे कहना चाहूँगा, भारत माता की धरती इतनी सक्षम है कि हम किसी भी को मदद करने जाएंगे तो हमारे पास कोई आर्थिक तंगी नहीं आएगी, ना किसी विकास योजना को रोकना पड़ेगा। इसके फुल प्रूफ प्लानिंग बनाने के बाद हमने इस योजना को लॉन्च किया है और इसको जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। महिलाएं भी इससे, जैसे आपने सवाल पूछा, स्वाभाविक सी बात है, महिलाएं भी इससे लेकर उत्साह है। मेरा सवाल रवि जी से, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस एक कार्य कर रही है कि वो अभी से जो है वो महालक्ष्मी योजना के फॉर्म भरवा रही है। कुछ ऐसा ही कार्य बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में किया था। महतारी योजना के फॉर्म पहले से भरवाना शुरू कर दिए थे, जिसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को मिला। क्या अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी का अस्त्र था, उसी अस्त्र से बीजेपी से निपटने की कोशिश कर रही है? देखिए प्रखर जी, निश्चित तौर से इस योजना को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में लॉन्च किया, महतारी वंदन योजना का। उसको रिस्पांस मिला। उस रिस्पांस को देखते हुए कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी उसी तरह से गए, लेकिन पहले इसमें बाजी मार ली भारतीय जनता पार्टी ने, और महिलाओं को अभी 2 किस्त मिल चुका, और
जब रायपुर में मतदान होगा 7 मई को, तीसरी किस्त भी मिल जाएगी। तो इसको देखते हुए कांग्रेस ने भी महतारी के उसमें महालक्ष्मी नारी योजना लाई और उसमें प्रति माह 8,500 रुपए देने की बात की। तो ऐसा 1 लाख रुपए हर साल देंगे। तो इसका रिस्पांस तो मिल रहा है। महिलाएं, कांग्रेस महिलाओं से फॉर्म भी भरवा रही है, महिलाएं आकर्षित भी हो रही हैं। तो ये एक गेम चेंजर मान रही है इसको कांग्रेस। तो निश्चित तौर से जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महतारी वंदन योजना का लाभ मिला, वही उसका श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है। ठीक है रवि जी और बाकी मेहमानों से मैं कहना चाहता हूं कि वक्त एक ब्रेक का हो रहा है और ब्रेक के बाद इस जनवाणी में जो हम चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे की, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। तो जनवाणी में एक बार फिर आपका स्वागत है और जनवाणी का मंच जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सजा हुआ है। हमने ब्रेक से पहले बात की नक्सलवाद की समस्या पे, हमने कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जोश की बात की, लेकिन अब हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत हावी है। बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता जब रैली करते हैं तो यहाँ पर बार बार छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं। इसलिए मैं इसे लेकर जो सवाल की शुरुआत है वो धनंजय जी के साथ करना चाहूँगा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, चाहे वो अमित शाह जी आए, चाहे वो राजनाथ सिंह जी भी आए, सभी ने आकर यहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। अमित शाह जी ने तो ये तक कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो भगवान के नाम तक को नहीं छोड़ा, यानी उनका इशारा महादेव घोटाले की तरफ था। तो क्या लगता है कि अभी भी भ्रष्टाचार के जो आरोप आपकी सरकार पर लगे थे, भूपेश बघेल की सरकार पर लगे थे, क्या उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि 4 महीने पहले के नतीजों में तो हमने देख लिया कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था। हेमंत शर्मा, महाराष्ट्र के कई नेता और भी कई राज्यों के नेता, अरे मोदी जी ने तो कहा था भाई ये भ्रष्टाचारी हैं, ये घोटालेबाज हैं। आज कहाँ है सब? कहाँ है सब भाई? उनको तो जेल में जाना चाहिए था, तो भाजपा में है। चिंतामणि महाराज लोकसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के पहले वो कांग्रेस में थे और उस पे
नरेंद्र मोदी जी ने उन पे भी बड़े बड़े आरोप लगाए ना, 6 लाख लिए, 5 लाख लिए, 10 लाख लिए, और चिंतामणि महाराज जी गए भारतीय जनता पार्टी में और चिंता से मुक्त हो गए। आज वो भारतीय जनता पार्टी ने जिसे भ्रष्टाचारी कहा, जिसको स्कैम कहा, जिसको घोटालेबाज कहा, आज नरेंद्र मोदी जी अभी आएंगे उनके चुनाव के प्रचार करने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है भ्रष्टाचार के सिर्फ आरोप लगाकर विपक्षी दल के नेताओं का चरित्र हनन करती है। आप देखेंगे कोर्ट में जाके ईडी का मामला खत्म हो जाता है और आप पूछेंगे कि जमानत क्यों नहीं मिल रहा है इनको, ये सवाल आ सकता है, इसका जवाब पहले देता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से ईडी के लॉ में चेंज किया गया है, पहले ये होता था जिस पे आरोप लगता था वो आरोपी न्यायालय जाता था, न्यायालय में उसकी बात होती सो जमानत मिल जाता था। अब ईडी में क्या हो गया है, जिस पे आरोप लगा वो जेल गया, जब तक मामला खत्म नहीं होगा जमानत नहीं मिलेगा, कोर्ट की भी मजबूरी है। तो ये बात समझ लीजिएगा, ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाते हैं, अगर वो भाजपा में चले जाए तो भाजपा के लिए वो शिष्टाचार, और फिर मोदी जी, शाह जी, जेपी नड्डा जी हार माला बनाते हैं, उनके लिए बी फॉर्म तैयार करते हैं, अनुराग भाई उनके लिए चुनाव प्रचार में जाएंगे। तो मैं कहने का तात्पर्य है जी, आप मुद्दों से आप नहीं लड़ सकते किसी से, या किसी काम से आप नहीं लड़ सकते ना, बेहतर तरीका है कि आप चरित्र हनन उसका कर दीजिए। मैं हालांकि ये चीज़ मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर कई हमारे बुजुर्ग कहते हैं, कई हमारे बुद्धिमानों ने बताया है, कई महात्माओं ने बताया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के ऊपर भी आरोप लगा गए, उससे वो दुखी हो गए। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, सुना हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। तो ये समझ लीजिएगा, आप मुझ पर आरोप लगा देंगे किसी प्रकार का तो मेरा चरित्र हनन हो जाएगा, जनता में वही चीज़ें फ्लैश होगी, जनता मेन मुद्दों से भटक जाएगी और उस पर फिर बात होगी। मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी पे आपने आरोप लगाया, आपने जांच क्या किया, क्या जांच में पारदर्शिता रही? आपने शराब स्कैम की बात कही, आप, मैं इस बोलने में जब गुरेज नहीं है, आपने कहा गोबर खरीदी में घोटाला हुआ, आपने यहाँ पे जो CGPSC जरिए एग्जाम हो उस पर आपने घोटाले की बात कही, आपने ढेर सारे आरोप लगाए। 3 महीने में आपने क्या किया? आप गोठान जिसमें 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी होती थी, जिसमें गौ माता का संरक्षण होता था, प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह योजना से जुड़कर जो पैसा कमाती थी, उस गोठान को आपने बंद कर दिया। उस गोठान बंद करने का नतीजा यह है कि यहाँ गौ तस्करी बढ़ गई। शराब में आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आपने शराब दुकान क्यों बंद नहीं किया? शराब के दाम आपने बढ़ा दिया, शराब में कमाई का टारगेट आपने बढ़ा दिया। तो आप आरोप जिस पे लगाते हैं उस पर खुद काम करते हैं, जो जनता की कल्याणकारी योजना है उसको आप बंद कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूं अभी फिर मोदी जी और शाह जी, योगी जी आएंगे, फिर आरोप लगाएंगे, क्योंकि उनके पास अपनी उपलब्धि बताने को नहीं है। 10 करोड़ की सड़क को केंद्र की सरकार, CAG की रिपोर्ट है, आप भी बेहतर समझते हैं, CAG को 250 करोड़ बना रही है। अयोध्या के मामले में अयोध्या डेवलपमेंट का भी भ्रष्टाचार CAG ने उजागर किया। आयुष्मान भारत योजना जिसमें 9 लाख से अधिक फर्जी रजिस्ट्रेशन 3-4 VIP नंबर से हो जाते हैं, ढेर सारे चीजें जनता तक पहुंचनी चाहिए, जनता तक पहुंच भी नहीं पा रही। छत्तीसगढ़ भी आएंगे मोदी जी सारे जनता का, तो फिर हम पे आरोप लगाएंगे और हम उनके आरोप से बेचैन नहीं होंगे, हम अपनी योजनाओं को बताएंगे और उनकी नाकामी को बताएंगे। ठीक है, मेरा सवाल यह है कि जनता ने अपना मैंडेट दे दिया। अगर भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता ने उस पर अपना फैसला दे दिया। अब आपके पास मुद्दे होना चाहिए कि पिछले 100 दिन में आपने क्या कार्य किया। आप फिर से वही कैसेट को रिवर्स करके जो है वो फिर से वही चल रहा है। हमने साफ कहा, हमने प्रण किया था, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, मोदी की गारंटी में हमने कहा था कि हम अपने घर में बाद में जाएंगे, पहले 18 लाख गरीब आदमियों को उनका आवाज देंगे, वो आवाज जिसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा होने के कारण भूपेश बघेल ने नहीं दिया। भले भाई भूपेश बघेल गांधी परिवार के नाम पे करोड़ों जमीन, करोड़ों इमारतें, करोड़ों सड़कें बनाते रहा, वो आवाज हमने दिया। हमने कहा था 25 दिसंबर को 2 साल का बकाया बोनस देंगे, हमने 2 साल का बकाया बोनस दिया। हमने कहा था महतारी वंदन के तहत प्रत्येक महिला को प्रतिमाह 1000 साल का 12,000 देंगे। चुनाव शुरू होने के पहले 1000 दे चुके, चुनाव के बीच में 1000 मिल चुका, चुनाव खत्म करने के लिए 1000 मिल जाएगा। योजना गिनाने लगे। मेरे सवाल का जवाब ये इस मंच पर गिना रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं साहब, भाषण सुनता हूं तो सिर्फ भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार की बात होती है। अरे साहब, इतना प्रताड़ित कर चुके हैं, इतना दुखी कर चुके भूपेश बघेल कि मुझे लगता है वो याद दिलाते ही रहना चाहिए। जवाब दीजिएगा, 2 मिनट में फिर मैं रवि जी से बात करूंगा। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास को कांग्रेस की सरकार ने रोका। मैं आपके चैनल में एक सत्यता बताता हूं, केंद्र सरकार का PIB का प्रेस विज्ञप्ति आपको निकाल लीजिएगा। गुजरात जो नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है, वहाँ 6 लाख स्वीकृत होता है मकान, उसमें से 92 लाख सुन लीजिए ना। छत्तीसगढ़ में 11.5 लाख स्वीकृत होता है प्रधानमंत्री आवास हमारी सरकार के दौरान। हमने 9.5 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाकर दे दिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, और तुम्हारे पंचायत मंत्री, आपके पंचायत मंत्री भी पत्र लेके इस्तीफा दे देते हैं। अरे झूठ बोलने के पहले नहीं, सुन लीजिए ना, ये बात तो सही है कि पंचायत मंत्री ने, अरे साहब मतलब चलिए आप झूठ बोलिए, जनता को फैसला करने दीजिए। मैं देता हूँ, जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब देने साहस रखिए। अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको है, मुझे भी। तो मैं बता रहा हूँ 11.5 लाख मकान केंद्र सरकार स्वीकृत करती छत्तीसगढ़ के लिए। हमारी सरकार ने 9 लाख
से अधिक मकान बना के उनको दे दिए। ये मेरा सुनिए एक सेकंड। और ये 18 लाख की दावा कर रहे हैं ना, मैं चैलेंज करता हूं, उस 18 लाख में एक मकान भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है। ये 4 करोड़ का बोर्ड लगाते हैं, केंद्र सरकार बोल रहा है कि हमने तो 3 साल के भीतर में, मतलब जब से योजना शुरू हुई है 2 करोड़ 55 लाख ही मकान बना पाए हैं, और 2 करोड़ 95 लाख मकान हमने लक्ष्य रखा था, जिसमें 2 करोड़ 92 लाख मकान हमने स्वीकृत किया था। तो भाई ऐसा झूठ बोलने क्या हो सकता है आपको? ठीक है रवि जी, आपने बातें सुन ली, और आप जब देख रहे हैं चुनावी मुद्दों की बात आ रही है, और जितने अभी सर्वे आ रहे हैं उसमें बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं, महंगाई भी मुद्दा निकलकर सामने आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए प्रखर जी, अभी भी जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी भ्रष्टाचार को लेकर, चाहे पीएससी घोटाला हो, शराब का मामला हो, महादेव ऐप का मामला हो, कोल स्कैम हो, उसको लेकर जो जनता से उम्मीद, क्योंकि पीएससी घोटाला को लेकर यहाँ के जो छात्र थे या जो युवक थे वो प्रदर्शन किया था, वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में लोग नहीं भूल सकते, उनका प्रदर्शन था। तो ऐसे कई मुद्दे थे जिसमें कार्रवाई की बात है। तो अभी भी भ्रष्टाचार का मुद्दा जो एक्शन होना चाहिए था, जिसमें जो दोषी लोगों का था वो अभी होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इस सरकार ने, सहाय सरकार ने इस मामला को सीबीआई ईओडब्ल्यू को सौंपा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि मुद्दा अभी भी लोगों के जहन में है। और मोदी जी जब बस्तर में आए थे तब उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को मान ये चल रही कि मुद्दा रहेगा और ये चुनावी इशू है। इसके अलावा उन्होंने जो मोदी गारंटी की बात की वो भी चुनावी मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा है। और इन्होंने जो 3 महीने में किसानों को, महिलाओं को दिया, वो जनता को कहीं ना कहीं से प्रभावित कर रही है। ठीक है, अब हम जनता के सवाल कुछ ले लेते हैं। पीएससी घोटाला जब हुआ कांग्रेस सरकार के तहत में, और ये जो है उसका छानबीन जो है कांग्रेस सरकार के रहते हुए में नहीं हुआ, बल्कि ये जो है बीजेपी सरकार के कार्यकाल में अभी वर्तमान में हुआ। कुछ जो विद्यार्थी हैं जो जाते थे भूपेश सरकार जी के पास मिलने, बट वो नकार देते थे या मिल नहीं पाते थे। और इस भ्रष्टाचार से, जैसे मैं भी पीएससी का तैयारी कर रहा था लेकिन मेरा आत्मबल टूटा है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक जो छत्तीसगढ़ जो जिसको हम लोग व्यापम बोलते हैं, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, उसके जो इमेज को जो डाउन करने का काम किया है ना, इसका बहुत नुकसान है। आपने सवाल पूछा, आपने कहा कि हमारी सरकार के दौरान जब आते थे आप तो आरोप लगाते थे। हमने कहा कि कोई भी एक लिखित शिकायत है हम उसकी जांच कराएंगे, और उसमें किसी ने लिखित शिकायत तथ्यात्मक नहीं देने का काम किया। पहली बात, हम सरकार में अब नहीं हैं। अब तो सरकार में जो लोग हैं जिन्होंने वादा किया था इसकी जांच कराएंगे, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ 3 महीने में आपने कितना जांच किया? दूसरी बात, इसी व्यावसायिक शिक्षा मंडल से ना मैं किसी भी छात्र के, चाहे नेता का बच्चा हो, चाहे अधिकारी का बच्चा हो, या उद्योगपति का हो, या कोई भी आम छात्र हो, मैं इसकी योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी इस व्यावसायिक शिक्षा मंडल के कार्यकाल पर सवाल उठाती थी ना, इस सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार के 2 बड़े नेता, मैं उन बेटियों और बेटों को धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, वो वहाँ पे जज में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप एक और किसी नेता या किसी अधिकारी के बच्चे के सिलेक्शन पे आप सवाल उठाते हैं, आप सरकार में आते हैं, आपके बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं चैनल में फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी बच्चे के योग्यता पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मंशा पर सवाल उठा रहा हूँ। तो आप युवा है, पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मुझसे आप पूछिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे विद्वान प्रवक्ता मित्र को समझ में आना चाहिए कि जो सवाल उठे हैं वो लोक सेवा आयोग पीएससी के ऊपर उठे, व्यावसायिक परीक्षा मंडल पे नहीं उठे। और उस पीएससी के लिए सीबीआई जांच प्रस्तुत कर दी गई है, सीबीआई जांच के लिए सौंप दिया गया है। और जो कह रहे हैं कि एक भी लिखित कंप्लेंट नहीं आया, तो शायद मुझे उस समय याद है कि कम से कम 10 से 15 लोगों ने लिखित कंप्लेंट किया, यहां तक कि कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने एक पद को रोक कर भी रखा। अब अगर शुतुरमुर्ग के समान आप आंखें रेत में घुसा के नहीं देखना है तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगर आर्य साहब आप इस छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य बेचे हैं, क्या युवा छोड़ देगी आपको? युवा ने आपका हसर बता दिया है और लोकसभा में पुनः आपको बताएगी। और भी सवाल है। छत्तीसगढ़ किसान और किसानी से जुड़ा हुआ मुद्दा हमेशा चुनाव में रहा है। जो कांग्रेस सरकार में जो धान खरीदी के बाद जो बोनस लेने के लिए जो किसान धक्के खाते हैं अपने पैसे लेने के लिए, 2-2, 4-4 हज़ार के लिए उसको 500 रुपया हर बैंक में, जिला सहकारी बैंक में देना पड़ता है। तो जो कांग्रेस सरकार में जो सिस्टम चले आए हैं पैसा देने का, लेन देन करने का, कि आपको 25,000 से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा,
आपको एटीएम नहीं दिया जाएगा, एटीएम दिया जाएगा तो रात 11 बजे से लेकर के सुबह 7-8 बजे तक वो एटीएम कार्ड चलेगा। सवाल छोटा रखिए अपना। तो इसमें बताइए कि जो भ्रष्टाचार जो कांग्रेस सरकार से चले आ रहा है उसको खत्म करने में बीजेपी सरकार कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही है? निसंदेह मित्र, बिल्कुल चिंता मत करिए। जिस विश्वास से आपने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है, जिस विश्वास से आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार 3 महीने में जितना 90 दिन में जो मोदी जी की गारंटी पूरी कर सकती की है, जिसमें पीएससी घोटाला हमने सीबीआई को सौंप दिया है और जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं एक एक व्यक्ति बख्शे नहीं जाएंगे, ये कदम निश्चय रखिए। आपने विश्वास जताया विष्णुदेव साय जी के ऊपर, आपने विश्वास जताया कमल फूल के ऊपर, आपने विश्वास जताया मोदी जी के ऊपर, आपका विश्वास मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी। ठीक है, तो जनता के सवाल भी जारी हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन अभी हमें लेना होगा छोटा सा एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ के अंदर, वो छत्तीसगढ़ जिसे प्रभु श्री राम का ननिहाल कहा जाता है, वहां पर अयोध्या में जो प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो मुद्दा कितना हावी है, हिंदुत्व का मुद्दा कितना हावी है, सनातन का मुद्दा कितना हावी है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन लेते हैं पहले एक छोटा सा ब्रेक। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो जनवाणी में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और यहाँ पर हम कर रहे हैं चुनावी चर्चा। हमारे साथ जनता भी मौजूद है, जनता भी सवाल पूछ रही है। मेरा सवाल रवि जी आपसे है जी, क्योंकि राम मंदिर, सनातन धर्म, हिंदुत्व, ये एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। जो ओपिनियन पोल अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के आ रहे हैं, पूरे देश के आ रहे हैं, उसमें एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में अयोध्या के श्री राम मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर कोई लहर है या नहीं? देखिए प्रखर जी, निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ में जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो यहाँ पर उत्साह का माहौल था और गांव-गांव में भंडारा का आयोजन किया गया और घरों घर में झंडे फहराए गए। तो एक कहीं न कहीं राम के प्रति और राम का ननिहाल होने के प्रति यहाँ पे वहाँ लेकर उत्साह है और लोगों में एक राम के प्रति श्रद्धा है और जो मंदिर बना है वो निश्चित तौर से कहीं न कहीं लोगों में उत्साह है और यहाँ से कई लोग सरकारी सुविधाओं को लेकर वहाँ जा रहे हैं प्रभु राम के दर्शन के लिए और लोग भी निजवल जा रहे हैं। तो यहाँ एक उत्साह है और राम मंदिर बनने से लोगों में खुशी दिखाई पड़ती है। तो ये जो एक इससे जुड़ा सवाल है कि जब दक्षिण भारत के कुछ नेता सनातन धर्म का अपमान करते हैं तो क्या उसका कुछ असर छत्तीसगढ़ में होता है या वो सिर्फ कुछ ही सिर्फ टीवी डिबेट्स का ही हिस्सा बन के रह जाता है? देखिए वहाँ तक तो यहाँ की जनता नहीं पहुँच पाती, लेकिन निश्चित तौर से यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उससे कहीं न कहीं
संबंध नहीं रखते और उससे नाराजगी रहते हैं, क्योंकि राम के भक्त छत्तीसगढ़ में काफ़ी हैं और कौशल्या माता के यहाँ मंदिर भी है, तो राम के प्रति यहाँ के लोगों में झुकाव ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जनता के सवाल ले लेते हैं। मेरा प्रश्न ये था सर आप दोनों से कि श्री राम जी तो 5000 साल पहले भी थे और अभी भी हैं, और ये भारत देश है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, तो सिर्फ राम का मंदिर बनने से होगा कि साथ में मस्जिद भी बनना चाहिए, गुरुद्वारा भी सरकार को बनाना चाहिए, और सिखों का भी, बुद्ध का भी, जैन सभी धर्मों का इसी तरह मंदिर क्यों नहीं बना जाता, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यह देश सभी धर्मों को सम्मान देता है और हमारा संविधान इसको सम्मान देता है। दीदी ये बात सत्य है कि ये देश ही नहीं सनातन भी सब धर्मों का समान सम्मान करता है, लेकिन एक विदेशी आक्रांता आकर आपके हृदय के मान बिंदु के मंदिर को तोड़कर अगर वहां पे मस्जिद बना देगा और उनके अनुयायी उस पर अगर अपना दावा ठोकेंगे तो कहीं ना कहीं हृदय में दुख होता है, और ये हृदय के हमारे साथ साथ देश के लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में दुख होता है। मुझे कहता हूं कि सहिष्णुता दोनों तरफ से होनी चाहिए। हम तो सम्मान करते हैं साहब, हम तो हर धर्म का सम्मान करते हैं। सनातन तो वो विशाल हृदय रखता है जिसमें सारी नदियां आकर समा जाती, इतना विशाल समुद्र है, लेकिन मैं कहता हूं सदा दोनों तरफ से होनी चाहिए। वो मस्जिद जिसको कभी कोई मस्जिद नहीं माना गया, रामलला का जन्म स्थल था, हमें भारतवर्ष में रामलला के जन्म स्थल को सिद्ध करना पड़ा। 500 साल तक टेंट में रहे प्रभु श्री राम, और अगर आज वो मंदिर बन रहा है तो मुझे लगता है हर्षोल्लास से उसका स्वागत होना चाहिए। ये भारत भूमि है, ये भारतवर्ष है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर किसी के मान बिंदु का अपमान होगा तो उसका प्रत्युत्तर तो दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा हिंदुत्व और राम मंदिर के विषय से अलग निकलते हैं क्योंकि मुद्दे कई हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई विषयों पर चर्चा हो रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कांग्रेस में सब कुछ सही है और कांग्रेस पूरी तरह से मुकाबले में है, तो मुझे अभी कहीं मैं मीडिया रिपोर्ट्स में एक आंकड़ा पढ़ रहा था जो हालांकि बीजेपी ने ही दिया है, उस आंकड़े के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 25,000 छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे वो पिछले कुछ दिनों में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये भगदड़ क्यों मची हुई है? पता नहीं 25,000 का आंकड़ा आपके पास कहाँ से आ गया? अब मैंने कहा ना मीडिया रिपोर्ट, ठीक है ना, आप उसको दुरुस्त वो कर तो सकते आप 25,000 तक लेकर आए, ये तो दावा 85,000 की करते हैं। नहीं, मध्य प्रदेश में तो 1.5 लाख वही कर रहा, पूरे देश में 60 लाख की बात करते हैं। हाँ, तो आप उसको वो कीजिए। तो फिर जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ना, आप उससे समझ सकते हैं उनकी स्थिति क्या है। ना उनके पास कार्यकर्ता है, ना नेता है, ना उनके लिए काम करने वाले लोग। अभी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 400 से अधिक सीटें लोकसभा के प्रत्याशी घोषित किए हैं। उसमें से 116, आप सभी साथियों को बता देता हूं, 116 वो लोग हैं जिसमें 37 कांग्रेस पार्टी से गए हैं, बाकी अन्य दल से आए हैं। आप समझिएगा 116 सीट पूरे देश में जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं है, वो दूसरे दल से आए हुए हैं। तो जिनके पास प्रत्याशी नहीं, चुनाव लड़ने को कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं। तीसरी बात मैं नाम गिन के बता सकता हूं कितने लोग यहाँ पे हमारे बड़े नेता गए हुए। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। वो तो 100 भी नहीं है, 50 नहीं है, 25,000 का आंकड़ा फर्जी आंकड़ा, पता नहीं कहाँ से ले आए 25,000। जैसे लोगों खाते हैं 15 लाख ला दिए ना, वैसे 25,000 ले आए। आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो बाहर से आते हैं उन्हें टिकट मिल जाता है आपकी पार्टी का? मुझे लगता है कि जो आखिरी बात कह के गए धनंजय जी, उसको बात करके मैं वापस खत्म होता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 1 करोड़ रुपए का चेक निकालकर दावा किया था कि 15 लाख वाला दावा सिद्ध करके दिखाया, 1 करोड़ का चेक ले जाओ। मैं लाइन से बोलना चाहता हूँ। पूर्व विधायक विधान मिश्रा, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा, पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू, कांग्रेस संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, जगदलपुर की कांग्रेस महापौर सफीरा साहू, पूर्व महापौर कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री वाणी राव, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष रविदास रावटे। मतलब मैं लिखना चालू करते हैं, बेचैनी चालू हो गई। और जब जाना चालू करते हैं तो भूपेश बघेल जी कहते हैं ये स्लीपर सेल है। कल ऐसा ना हो कि आप भी भूपेश बघेल के बारे में स्लीपर सेल कहें, या भूपेश बघेल जी धनंजय जी के बारे में कहते रहे कि कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बैठे थे, साथ में बदल के चले गए। अरे साहब सुनना तो चालू करिए साहब। अरे आजादी के बाद लगातार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आंतरिक राजतंत्र बनाकर रखा है साहब। एक ही पार्टी की चाटुकारिता करते करते गुलाम हो गई पूरी की पूरी पार्टी। जो इस गुलामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है वो छोड़कर जा रही है और मिर्ची लग रही है। मत करे साहब, हो सकता है कल आपका जमीर जागृत हो जाए। अरे साहब आपका जमीर जागृत हो जाए, हो सकता है कि कल वो राजतंत्र
छोड़कर लोकतंत्र में आ जाए हमारे तो जगह मुंह दिखाना पड़ेगा। आपके नेता मर गए, 116 लोग, देखिए जिसमें 2 भारतीय बार जनता पार्टी देश कार्यकर्ता ने नेता का विपक्ष के अधिकार लायक था, नहीं छोड़ा, उसको बेच दिया। भ्रष्टाचार अरे में जमीन छत्तीसगढ़ की आपके जनता नेताओं की के मर गई है। हक के पैसे बेच डाले, 116 जनता ने आपको जो निकाल के भाजपा के बाहर हो कर सकते दिया। थे, भाजपा आज भी कार्यकर्ता हो हम सकते तो थे, कहते हैं साहब उसको आपका बेच राहुल दिया। गांधी भी यहाँ पे अरे रेल प्रचार बेच करने रहे हैं, आए, ट्रेन बेच रहे हैं, जब पार्टी जहाँ की प्रचार टिकट बेच रहे करने हैं। आते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। आपके कार्यकर्ताओं के हक को मनोरंजन बेच का दिया इतना गया। अद्भुत साधन अगर आपके देश को नेताओं राहुल ने गांधी ने आपको दिया बेच है दिया। तो इसके लिए पूरा जमीन देश तो खुले हृदय भाजपा से नेताओं की मर स्वीकार गई। करता है। चलिए, ठीक, मुझे ये लगता है बहस तो आप लंबी जैसे चल- अयोग्य मैं तो व्यक्ति पूछा, एक एक को करके राहुल गिनती गांधी की पूछा रहे। चाटुकारिता छोड़कर निश्चित तौर पर किसी हम योग्य राष्ट्रवादी हैं, दल तभी पर आपके आना पार्टी चाहिए। का चुनाव लड़ रहे हैं। आपके यहाँ सारे योग्य हैं, ऐसा लग रहा है। हमारे लिए तो योग्य हैं। प्रचंड तभी बहुमत मुख्यमंत्री से बन गए। चुनी गई सरकार हेमंत शर्मा 5 मुख्यमंत्री बन साल गए। में यहाँ गले पे तक महाराष्ट्र भ्रष्टाचार में डूब जाती है। छत्तीसगढ़ के जनता के पैसे से अपने आकाओं का घर भरती है, जनता उन्हें बेइज्जत करके निकाल देती है। अब तो मंथन करिए साहब, अब तो शर्म करिए साहब। स्वीकार किया। चलिए ठीक है, अब हमारे सारे एक मुख्यमंत्री विषय- बनते आपके यहाँ जाके, आपके एक पूरे विषय- योग्य लोग हैं। रवि, आप लोग तो बहुत तैश में आ गए, रवि जी शांति से सुन रहे हैं। अब मुझे लगता है रवि जी इस बात का सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि एक चर्चा का विषय छत्तीसगढ़ में ये है जो प्रधानमंत्री मोदी पर जो हमले किए गए, व्यक्तिगत बयान जो दिए गए, एक चरणदास महंत जी ने दिया, बहुत पुराने नेता हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, फिर लखमा जी ने एक बयान दिया, और इतिहास गवाह है, अगर नरेंद्र मोदी जी के पूरे राजनीतिक जीवन को देखें कि जब जब उन पे व्यक्तिगत हमले हुए, चाहे उन्हें मौत का सौदागर कहा गया या अन्य उनके ऊपर जब इस तरह के आरोप लगाए गए, तब तक उन्होंने उसको एक तरह से जो पत्थर फेंके गए, नरेंद्र मोदी अपने शब्दों में कहते हैं कि जब मुझे ये पत्थर फेंके जाते हैं उसको मैं फूल बना लेता हूं। और छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस के नेताओं ने गलती तो नहीं कर दी व्यक्तिगत हमले करके मोदी जी पे? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने बयान में कहा, चाहे चरणदास महंत हो, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगा और ये कहा कि मेरे अच्छे संबंध हैं, तो उसको वो करने की कोशिश की कि गलती तो स्वीकार कर ली। और उसके बाद कवासी लखमा ने कहा, तो निश्चित तौर से ये कहीं न कहीं ये मान के चला जा रहा है, ये जो कांग्रेस नेताओं ने बयान किया वो उनको भारी पड़ गया, और इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा भी बना दिया और उसको प्रचारित भी किया, और उसका जिक्र मोदी जी ने भी किया, इनडायरेक्टली किया। तो निश्चित तौर से जब तक इस तरह की बातें होती हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और यही कांग्रेस नेताओं को डर है और भाजपा को भी ये लग रहा है कि इस मुद्दे का फायदा उनको मिलेगा। तो जनवाणी में जो हमारा समय था वो यही इतना ही समय था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि ताली बजाकर अब हमारे मेहमानों का जो है वो आप धन्यवाद आप लोग भी करें, आप लोगों ने इतनी अच्छी सार्थक चर्चा सुनी। तो फिलहाल जनवाणी के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में एक नए शहर, एक नए राज्य में होगी मुलाकात। देखते रहिए डीडी न्यूज़। जनवाणी के